आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास है विलयन केमिस्ट्री पार्ट 2 क्लास 12 की। इसकी एक क्लास हम पहले कर चुके हैं और जो हमने इसमें टॉपिक कवर किए थे वह थे कि विलयन की परिभाषा क्या होती है, वह किन अवयवों से मिलकर बना होता है और उसकी सांद्रता के अलग अलग पैमाने क्या होते हैं। हमने लास्ट क्लास में कुछ पैमाने डिस्कस किए थे जिसमें 3 मुख्य थे। एक था द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा था आयतन प्रतिशत और तीसरा था द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। आज हम बचे हुए पैमाने यहाँ डिस्कस करेंगे और अगर समय बचा तो हम अन्य विषय भी बिंदु भी यहाँ कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ। आज हम डिस्कस करेंगे विलयन के की सांद्रता को प्रदर्शित करने के कुछ अन्य पैमाने। सांद्रता करने के कुछ जरूरी पैमाने या विधियां, इनको आप विधियां भी कह सकते हैं। तो आज हमारी जो पहली विधि है वह है पीपीएम। इसको इंग्लिश में लिखा जाता है पार्ट्स पर मिलियन, अर्थात मिलियन के 1 मिलियन पार्ट्स में 1 मिलियन हिस्से में उपस्थित विलय की मात्रा, ठीक है, उसको पीपीएम से प्रदर्शित किया जाता है। तो पीपीएम इक्वल टू हो गया विलय की मात्रा विलय की मात्रा डिवाइडेड बाय विलयन की मात्रा इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, इसमें यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ 10 टू द पावर 6 होता है। तो अगर हमारे पास मैं कहूं कि किसी विलयन के 1 लीटर में 1 ग्राम या 2 ग्राम्स विलय मौजूद है। तो पीपीएम क्या होगा, पीपीएम में सांद्रता क्या होगी। ठीक है, तो हम यहां निकालेंगे पीपीएम इक्वल टू हो जाएगा, अब 2 ग्राम को, पहले हमें इस 2 ग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो हम जानते हैं कि 1 ग्राम इक्वल टू 10 टू द पावर -6 माइक्रोग्राम। ठीक है, तो 2 ग्राम का मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रोग्राम, और 1 लीटर का मतलब है 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। तो यहां पर हो जाएगा 1000 मिलीलीटर इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर 6 कट जाएगा, ये हो जाएगा 0.002 माइक्रोग्राम पर ml, या फिर इसको हम कहें 0.02 ppm। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सामान्यतया होता क्या है कि पीपीएम को भी या तो हम द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत
या द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। ठीक है, इन्हीं तीनों में व्यक्त किया जाता है। तो एक स्केल पीवीएम हो गया। अब नेक्स्ट स्केल देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्केल है और इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। यह है मोलरता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलरता क्या होती है? मोलरता इक्वल टू होता है विलेय के मोल डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन। तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। ठीक है, आयतन लीटर में होना चाहिए और विलेय का मोल के मोल्स मोल में होते हैं। तो अब देखते हैं कि मोल क्या होता है। मोल बराबर होता है उपस्थित या फिर दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाय, अगर यह कोई अणु है तो आणविक द्रव्यमान या आणविक भार, अगर कोई परमाणु है तो परमाणविक भार, दोनों ही यूज हो सकता है। तो मोल की परिभाषा होती है उपस्थित द्रव्यमान बटे आणविक भार। तो अगर मैं कहूं कि मेरे 1 लीटर या फिर 2 लीटर विलयन में 10 ग्राम चीनी है, तो इस विलयन की मोलरता कितनी हो जाएगी? मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? तो अब देखते हैं चीनी क्या होती है। चीनी होता है C6H12O6। ठीक है, तो इसका आणविक भार कितना हो जाएगा? इसका अगर हम आणविक भार निकालें तो आणविक भार हो जाएगा 6 × 12 प्लस 1 × कार्बन का कितना होता है? कार्बन का भार होता है 12 और 6 परमाणु है इसके, तो 6 × 12। हाइड्रोजन का भार कितना होता है? हाइड्रोजन का भार होता है 1, तो 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितना भार होता है? 16 और इसके अणु कितने हैं? 6 × 16। ठीक है, तो इसका अगर हम जोड़ करेंगे तो 12 6 72 प्लस 12 प्लस 16 6 96, तो ये हो जाएगा 0 1 कैरी 10 18 180 ग्राम्स। ठीक है, तो C2H6 चीनी का आणविक भार हो गया 180 ग्राम। ठीक है, तो हम चीनी के मोल देखते हैं। चीनी के मोल्स कितने हो गए? मोल्स बराबर चीनी का दिया गया द्रव्यमान 10 ग्राम बटे टोटल आयतन का, टोटल विलयन का, टोटल इसका आणविक भार कितना हो गया? 180 ग्राम। इसे देखते हैं, यहाँ पर चीनी 10 ग्राम है और इसका आणविक भार है 180 ग्राम। ठीक है, तो इसके मोल्स हो गए 1/180, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए। इसलिए जो हमारा विलयन है, विलयन की सांद्रता या फिर ये कहें कि विलयन की मोलरता बराबर हो जाएगा चीनी के मोल्स डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन। ठीक है, तो चीनी के मोल्स कितने हो गए? 1/18 और विलयन का आयतन कितना हो गया? वो है 2 लीटर। ठीक है,
तो ये हो गया मोल बटा लीटर, ठीक है। तो ये हो गया 1/36। इसको कैपिटल M से दिखाते हैं। मोलारिटी का सिंबल होता है, मोलरता को मोलारिटी भी कहते हैं, और मोलरता का सिंबल होता है M, और 1m = 1 मोल पर लीटर, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर इस विलयन की मोलरता कितनी हो गई, 1/36 m, ये इसका आंसर हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी स्केल था। अब हम आते हैं नेक्स्ट, आज के तीसरे स्केल पर, जिसको हम कहते हैं मोल अंश, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए अपने हमारे विलयन के चैप्टर को। तो अब मोल अंश क्या होता है कि जब किसी, क्योंकि विलयन में क्या होता है, जब किसी विलयन में, तो अभी हम एक चीज तो जानते हैं कि विलयन में कम से कम 2 अवयव तो होते ही होते हैं। कौन कौन से 2 अवयव होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, ठीक है। अब अगर हमारे विलयन में 2 से अधिक अवयव हैं, 2 से अधिक अवयव हैं तो सामान्यतः मोल अंश का उपयोग सांद्रता प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मोल अंश का उपयोग किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि मोल अंश होता है क्या है। अब केवल पहले 2 अवयवों के लिए देखते हैं कि अगर ये A है और ये B है, तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, कुल मोल बराबर विलायक के मोल, वो हो गए Na। अगर हम मोल्स को n से दिखाएं, टोटल मोल n = Na प्लस विलायक के मोल कितने हो जाएंगे, Nb, ठीक है। तो यहां पर विलेय का या विलेय के मोल अंश, इसको हम दिखाते हैं XA से, इक्वल टू हो जाएगा Na डिवाइडेड बाई टोटल n, ठीक है, Na डिवाइड बाई n, अर्थात XA इक्वल टू हो जाएगा Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, ठीक है। और इसी प्रकार जो B विलायक है उसका मोल अंश कितना हो जाएगा, इसके मोल अंश XB इक्वल टू हो जाएगा Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, ठीक है, ये हो जाएगा। तो मोल अंश जो हो गए, ये 2 अवयव का ये हो गया, ठीक है। अगर हमारे पास 2 से अधिक अवयव हैं, मान लीजिए कि 3 अवयव हैं, A, B और C, ये 3 अवयव हैं सॉल्यूशन में, तो Na के मोल्स हो गए, A के मोल्स हो गए Na, B के हो गए Nb और C के हो गए Nc। इसलिए XA कितना हो जाएगा, XA इक्वल टू हो जाएगा Na अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, Na प्लस Nb प्लस Nc, Nb प्लस Nc, और XB कितना हो जाएगा, Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb प्लस Nc, और XC कितना हो जाएगा, Nc डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb प्लस Nc, ठीक है। तो ये मोल अंश इस तरह से व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मान लीजिए हमारे पास 2 अवयव हैं, A व B, तो XA कितना हो जाएगा, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, और XB कितना हो जाएगा, Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। Therefore
एक्स ए प्लस एक्स बी कितना हो जाएगा, हम दोनों को जोड़ देंगे, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पर जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। जो दोनों का हर था वो सेम था, कॉमन आ गया, ऊपर बचा अंश में न्यूमरेटर में एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये दोनों जुड़ गए। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जितना डिनोमिनेटर है उतना ही न्यूमरेटर भी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा 1। तो यही कहने का अर्थ है कि जो मोल अंश होते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। इसी तरह अगर हमारे पास 3 अवयव हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल्स टू हो जाएगा 1। अगर 4 हैं तो चारों का सम हो जाएगा 1। तो जितने भी अवयव होंगे सभी अवयवों के मूल अंशों का योग 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, ये आंसर हमारा, ये हमारा एक फैक्ट हो गया, ये एक जरूरी जानने की चीज हो, तथ्य हो गया कि सारे अवयवों के मोल अंशों का सम जो होता है, योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं एक बार फिर से हमने कौन कौन से स्केल पढ़ी है। हमने आज पहला स्केल देखा, वह था पीपीएम। दूसरा स्केल देखा मोलरता। तीसरा स्केल हमने देखा मोल अंश। और चौथा स्केल है हमारा आज का, फोर्थ स्केल है मोलरता। फोर्थ स्केल है मोलरता, या फिर इंग्लिश में इसको मोलैरिटी कहते हैं। तो एक तो हमारे पास था मोलरता, या जिसको मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हो गया मोलरता जिसको मोलैरिटी कहते हैं। तो मोलरता को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से और मोलैरिटी को करते हैं स्मॉल एम से। और मोलैरिटी इक्वल टू होता है, एम इक्वल्स टू होता है विलेय के मोल बराबर विलयन का संपूर्ण विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, संपूर्ण विलयन का द्रव्यमान। और मोलैरिटी बराबर क्या होता है, m बराबर होता है विलेय के मोल डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन। तो यहाँ पर मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर है यूनिट, और यहाँ पर है मोल्स पर किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान हम दिखाते हैं किलोग्राम में और मोल्स तो मोल में होंगे ही होंगे। तो हमें क्या करना है, अगर हमें ये दोनों अलग अलग स्केल्स हैं, अगर हमें मोलरता चाहिए, मोलैरिटी चाहिए, तो हमें विलयन का द्रव्यमान लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमें मोलैरिटी चाहिए तो हमें विलयन का आयतन लेना पड़ेगा। जैसे हम अपने पिछले एग्जाम्पल में देखते हैं, जहां हमने मोलैरिटी निकाली थी, हमने इस चीनी के आयतन, चीनी के विलयन की, ये हमारा प्रश्न था। ठीक है, तो हमने कहा था कि 2 लीटर विलयन में 10 ग्राम चीनी है। तो जो 2 लीटर था, ये जब विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ था तब तो हमने मोलैरिटी निकाली। अगर द्रव्यमान की जगह दिया होता, अगर क्वेश्चन हमारा होता, अगर क्वेश्चन होता कि 2 kg विलयन में 10 ग्राम चीनी है, तो मोलरता ज्ञात कीजिए।
मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या आप देखते हैं हम यहाँ पर चीनी का आणविक भार, तो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में हमें यही किया था, चीनी का आणविक भार कैलकुलेट किया था, यह था 180 ग्राम। ठीक है, तो चीनी के मोल कितने हो गए, चीनी के मोल बराबर हो जाएगा, चीनी का दिया गया द्रव्यमान 10 ग्राम, 10 ग्राम डिवाइडेड बाय चीनी का आणविक भार, तो ये हो जाएगा 1/18। ठीक है, चीनी के मोल हो गए। अब विलयन का कितना भार दिया हुआ है, विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है 2 किलोग्राम। ठीक है, तो मोलरता कितनी हो जाएगी, मोलरता बराबर हो जाएगी, मोलरता बराबर हो जाएगा चीनी के मोल 1/18 डिवाइडेड बाई विलयन का द्रव्यमान, वो कितना है 2 किलोग्राम, तो ये हो गया मोल प्रति किलोग्राम, ये हो गया आंसर 1/36 मोल प्रति किलोग्राम, ये हो गई मोलरता। ठीक है, तो हमने देखा कि जब जो मोलरता थी तो मोल बटे लीटर था, और जब मोलरता होगी तो मोल बटे किलोग्राम हो गया। तो ये हमारे स्केल्स हो गए। एक बार मैं सारे स्केल्स फिर से यहाँ लिख देता हूँ। पहला स्केल जो लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, वह था द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा स्केल हो गया आयतन प्रतिशत, तीसरा स्केल हो गया द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, चौथा स्केल हो गया पीपीएम, पांचवा मोलरता, छठा मोल अंश, और सातवां हो गया मोलरता। द्रव्यमान प्रतिशत को दिखाते हैं W/W, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। आयतन प्रतिशत को स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। द्रव्यमान प्रतिशत W/V। ppm ये माइक्रोग्राम पर ml आमतौर पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें माइक्रोग्राम में हमारा द्रव्यमान होना चाहिए। मोलरता होती है मोल बटा लीटर। मोल अंश, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई इकाई नहीं। ठीक है, और ये हो गया मोल बटे केजी। तो ये हमारे कुछ जरूरी स्केल्स हो गए जो कि विलयन को समझने के लिए जरूरी है। तो आज की क्लास हम अपनी यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।